तारा की बात सुनकर चार्ली और जाटव दंग रह जाते हैं। उन दोनों की बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि तारा को कैसे पता चल गया था कि वो शराब की बोतल का ढक्कन उनका था और उन्होंने कल रात पुलिस स्टेशन में कार्यक्रम किया था। चार्ली हकलाते हुए कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो तारा बिटिया? ये ढक्कन भला हमारा कैसे हो सकता है? हम थोड़ी पुलिस स्टेशन में शराब पी रहे थे। ये तो उस शराबी की बोतल का है जिसे हमने पकड़ा था। तारा ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं चार्ली अंकल। चार्ली जाटव को आंखों ही आंखों में इशारा करता है और जाटव चार्ली का इशारा समझते हुए कहता है, तारा बिटिया, आप हमारे साथ मजाक कर रही हैं ना? हमें पता है बच्चों को ना बड़ों के साथ मजाक करना बड़ा पसंद होता है, पर आपको नहीं पता, आपके इस मजाक के कारण हमें नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। तारा अपनी बात पर कायम रहते हुए कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही अंकल जी, मैं तो सच कह रही हूँ। चार्ली और जाटव के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तारा को रात के कार्यक्रम के बारे में कैसे पता चला और अब कैसे वो इस मामले को निपटाए। चार्ली और जाटव दोनों में से कोई कुछ सोच पाता उससे पहले ही पुलिस स्टेशन के अंदर एक दुबला पतला आदमी घुसा चला आता है, जिसकी उम्र करीब 40 साल होगी। उसका रंग सांवला था और उसने मटमैले कपड़े पहने हुए थे, जिसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो काफी दिनों से नहाया नहीं था। वो आदमी कुछ घबराया हुआ और जल्दी में लग रहा था। चार्ली उस आदमी को देखकर समझ जाता है यही सही मौका है तारा की बात को पलटकर अपने आप को और अपनी नौकरी को बचाने का। चार्ली तुरंत हड़बड़ाहट के साथ उस आदमी से बोल पड़ता है, अरे मंगलू, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मंगलू कुछ जवाब देता उससे पहले ही वर्चस्विनी मंगलू को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहती है, ये कौन है चार्ली? चार्ली वर्चस्विनी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, यही तो है मैडम जी मेरा खबरी, जो मुझे पल पल की खबर देते रहता है। पिछली बार धनिया और हरिया कहाँ छुप कर बैठे थे, वो खबर इसी ने तो हम तक पहुँचाई थी। वर्चस्विनी पिछली बातों को याद करते हुए कहती है, हाँ याद है मुझे। अच्छा, तो ये है तुम्हारा खबरी? चार्ली मंगलू से पूछता है, मंगलू, तूने बताया नहीं, तू यहाँ पर कैसे आ गया अचानक से? आज से पहले तो कभी नहीं आया। मंगलू अपने हाथ से चार्ली की तरफ इशारा करते हुए जवाब देता है, चार्ली सर, आप नहीं आए तो मुझे आना पड़ा। चार्ली मुंह बनाते हुए कहता है, मैं नहीं आया तो तुझे आना पड़ा मतलब? मंगलू फटाक से बोलता है, आप कल आए क्यों नहीं? मैंने कितनी देर तक आपका इंतजार किया, पता है आपको? चार्ली अपना सिर खुजाते हुए कहता है, मेरा इंतजार किया, पर क्यों, और मुझे कहाँ पर आना था? मंगलू तुरंत कहता है, काला झाड़ी जंगल, मैंने आपको बताया तो था फोन पर चार्ली सर, आप भूल गए क्या? चार्ली ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे इस बारे में कुछ याद ही ना हो। चार्ली याद करते हुए कहता है, तूने कॉल किया था, पर कब? मुझे इस बारे में कुछ याद क्यों नहीं? मंगलू अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, याद कैसे होगा, मैं तो आपकी आवाज सुनकर ही समझ गया था कि जरूर आप महुए की बाटली चढ़ाकर बैठे हो। जैसे ही मंगलू ये बात बोलता है, वर्चस्विनी चार्ली की तरफ देखने लग जाती है। अब वो समझने लग गई थी कि तारा शराब के ढक्कन को लेकर क्या बोलना चाहती थी। मंगलू अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, चार्ली सर, अगर आपको बाटली चढ़ानी थी और कल काम नहीं करना था तो मुझे भी बता देते, मैं भी आ जाता। खामखा मुझे इंतजार करवाया और घर पहुंचकर बीवी की डांट अलग सुननी पड़ी। चार्ली मंगलू को घूरते हुए गुस्से के साथ कहता है, ये फालतू बातें करना बंद कर, समझा तू? कल मैं ड्यूटी पर था और मैं ड्यूटी पर नहीं पीता हूँ। तू बातें मत घुमा और ये बता कल क्यों काला झाड़ी जंगल बुला रहा था? मंगलू झट से कहता है, अघोरी के लिए चार्ली जी, आप भूल गए क्या? आपने ही तो 3 फोटो दी थी मुझे, एक वो लड़के विशाल की, एक अघोरी की और एक वो काले कुत्ते की, और कहा था जैसे ही इनके बारे में कुछ पता चले तो तुरंत खबर करना। तो कल शाम को मैंने अघोरी को काला झाड़ी जंगल में जाते हुए, चार्ली मंगलू को बीच में ही टोकते हुए कहता है, अगर तूने कल अघोरी को देखा था तो मुझे बताया क्यों नहीं? मंगलू कहता है, बताया तो था चार्ली सर, 3 बार फोन करके। आप हर बार यही कहते, आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, पर आप आए ही नहीं। जाटव चार्ली को मन ही मन गालियां देते हुए कहता है कि मंगलू ठीक कह रहा है, मुझे याद है चार्ली को किसी का फोन आया था और ये बोल रहा था कि हाँ बस निकल ही गया। निकलता कैसे ये चार्ली तो कल रात पैक बनाने में बिजी था। वर्चस्विनी चार्ली को घूरते हुए कहती है, ये क्या बोल रहा है चार्ली? चार्ली हकलाते हुए कहता है, वो क्या है ना मैडम जी, मेरा मोबाइल खराब हो गया है, उसमें आवाज ठीक से सुनाई नहीं देती है, इसलिए हो सकता है सुनने में कोई गलती हो गई हो, मैं कुछ और ही समझ बैठा होगा। वर्चस्विनी गुस्से के साथ कहती है, तुम्हें जरा भी अंदाजा है चार्ली, तुम्हारी जरा सी गलती के कारण कितना बड़ा नुकसान हो गया हमें? एक तो इतने दिनों से उस अघोरी को ढूंढ रहे थे और अब मिला तो हाथ से निकल गया, अब कहाँ पर ढूंढेंगे उसे? चार्ली अपने आप पर शर्मिंदा होने लग जाता है, पर उसी वक्त मंगलू बौखलाहट के साथ कहता है, मैडम जी, हो सकता है वो अघोरी अभी भी वहीं पर हो। वर्चस्विनी पूछती है,
वहीं पर किधर मंगलू? मंगलू जवाब देता है, ग्रेवयार्ड कोठी में मैडम जी। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? ग्रेवयार्ड कोठी? मंगलू अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, हाँ मैडम जी, ग्रेवयार्ड कोठी। कल शाम को मैंने जब अघोरी को काला झाड़ी जंगल में देखा था तो चार्ली सर को बताने के बाद मैं उसका पीछा करने लग गया और पीछा करते करते ग्रेवयार्ड कोठी के पास पहुंच गया। मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो अघोरी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर ही घुसा था। चार्ली गहरी सांस लेकर पूछता है, वो अघोरी ग्रेवयार्ड कोठी क्यों गया था? कुछ पता चला? मंगलू जवाब देता है, मुझे क्या पता चलेगा चार्ली सर? जाटव झट से पूछता है, मंगलू अगर तू अघोरी का पीछा करते करते ग्रेवयार्ड कोठी के पास तक पहुंचा था तो ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर क्यों नहीं गया? मंगलू डरते हुए जवाब देता है, मुझे ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर जाकर मरना थोड़ी था। सबको पता है वो ग्रेवयार्ड कोठी उस यक्षिणी का दूसरा ठिकाना है, वो वहीं पर रहती है। वो तो चार्ली सर ने अघोरी का पता करने कहा था, इसलिए उसका पीछा करते करते उसकी कोठी के पास पहुंच गया, वरना कभी गलती से भी नहीं जाता। मंगलू एक लंबी आह भरते हुए कहता है, जब चार्ली सर आप मेरे फोन करने पर नहीं आए तो मैं उसी वक्त आपके पास आने के लिए निकल गया था, पर तभी मेरी पत्नी का फोन आने लग गया। कहने लगी मुन्ने की तबीयत खराब है, इसलिए नहीं आ पाया, और अभी सुबह जैसे ही फ्री हुआ पहली फुर्सत में सीधे आपके पास आ गया आपको सब कुछ बताने के लिए। वर्चस्विनी कुछ सोचते हुए कहती है, आखिर अघोरी ग्रेवयार्ड कोठी क्यों गया था? ग्रेवयार्ड कोठी में ऐसा क्या है? तारा वहीं पर बैठी हुई थी और उसने उन चारों के बीच की सारी बातें सुन ली थी। जैसे ही तारा वर्चस्विनी के मुंह से ग्रेवयार्ड कोठी का नाम सुनती है, तारा वापस से बड़बड़ाने लग जाती है, अघोरी, ग्रेवयार्ड कोठी, काला साया, मौत। वर्चस्विनी तारा की बातें सुनते हुए मन ही मन सोचती है, तारा ने अघोरी और ग्रेवयार्ड कोठी के बारे में जो मुझे बताया था, कहीं वो सच तो नहीं? तारा अपनी बात दोहराना जारी रखती है। चार्ली बौखलाहट के साथ तारा की फिक्र करते हुए कहता है, तारा बिटिया, ये आप क्या बोले जा रही हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जाटव भी घबराते हुए कहता है, मुझे तो तारा बिटिया को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसे कोई भूत लग गया हो। लगता है तारा बिटिया को किसी झाड़ फूंक वाले बाबा के पास ले जाना पड़ेगा। चार्ली वर्चस्विनी से कहता है, देखिए ना मैडम जी, तारा बिटिया को क्या हो गया है? वर्चस्विनी कुछ जवाब नहीं देती है। वो अभी भी उसी बारे में सोच रही थी जो अघोरी की मौत की कहानी तारा ने उसे सुनाई थी। वर्चस्विनी ऐसे खड़ी हुई थी जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हो। चार्ली डरते हुए कहता है, मैडम जी, अब आपको क्या हो गया? अब आप कुछ क्यों नहीं बोल रही हैं? जाटव कांपते हुए वर्चस्विनी को हिलाते हुए कहता है, मैडम जी, आप ठीक तो हैं? वर्चस्विनी सोच में से बाहर आते हुए चार्ली से कहती है, चार्ली, जिप्सी निकालो जल्दी। चार्ली मुंह बनाते हुए कहता है, मैडम जी, जिप्सी निकालूं, पर क्यों? वर्चस्विनी जवाब देती है, ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए। चार्ली हकलाते हुए कहता है, क्या कहा आपने मैडम जी? ग्रेवयार्ड कोठी? आप मुझे मौत के मुंह में ले जाना चाहती हैं? अभी आपने सुना नहीं क्या मंगलू ने क्या कहा? वो ग्रेवयार्ड कोठी उस यक्षिणी का दूसरा ठिकाना है, वो वहीं पर भटक रही होगी, वहां जाना ठीक नहीं है। वर्चस्विनी गुस्से के साथ चार्ली को ऑर्डर देते हुए कहती है, तुमने सुना नहीं चार्ली, मैंने क्या कहा? मैंने कहा जिप्सी निकालो तो निकालो, समझे? चार्ली ना चाहते हुए भी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहता है, जी मैडम जी, अभी निकालता हूँ। वर्चस्विनी तारा को गोद में लेते हुए कहती है, डरो मत तारा बेटा, मम्मा है ना आपके पास, आप मम्मा के साथ घूमने चलोगी? तारा झट से कहती है, कहाँ? ग्रेवयार्ड कोठी मम्मा। वर्चस्विनी हामी भरते हुए कहती है, हाँ तारा बेटा, ग्रेवयार्ड कोठी। जाटव डरते हुए कहता है, ये क्या मैडम जी, आप तारा बिटिया को क्यों ग्रेवयार्ड कोठी लेकर जा रही हैं? वो तो बच्ची है, वहाँ कुछ हो गया तो उसका वहाँ जाना ठीक नहीं है। वर्चस्विनी गुस्से के साथ कहती है, जाटव, तारा मेरी बेटी है और मुझे अच्छे से पता है उसके लिए क्या सही है और क्या गलत, समझे तुम? जाटव चुप हो जाता है। जाटव और चार्ली बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि वर्चस्विनी के दिमाग में क्या चल रहा था। क्यों आखिर वर्चस्विनी तारा को ग्रेवयार्ड कोठी ले जाना चाहती थी? मंगलू अपनी जान बचाते हुए कहता है, आप लोगों को जहाँ जाना है जाइए, पर मुझे अब जाने दीजिए। मेरा काम था खबर आप तक पहुँचाना और वो मैंने पहुँचा दी है। मैं चलता हूँ, मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतजार कर रही है। इतना कहकर मंगलू वहाँ से निकल जाता है और वर्चस्विनी भी उसे जाने से नहीं रोकती है। मंगलू के जाने के बाद ही वर्चस्विनी, तारा, जाटव और चार्ली भी ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए निकल जाते हैं। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर सभी लोग हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। सभी के हाथों में चाय के कप थे। चाय किसी और ने नहीं बल्कि शालिनी ने बनाई थी। शालिनी भी वहीं पर युग के बगल में बैठकर चाय पी रही थी। कछुआ चाय की चुस्की लेते हुए कहता है, शालिनी, तुम्हारे हाथ की चाय तो लाजवाब है, मेरा तो और चाय पीने का मन कर रहा है। शालिनी अपनी भवें ऊपर करते हुए बड़े प्यार से कहती है, मैंने कहा तो था,
एक बार मेरे हाथों की चाय पी ली तो पीते ही जाओगे, तड़प बढ़ती रहेगी। यही कमाल है शालिनी के हाथों का, वो जिस चीज को छू देती है वो अजीज बन जाती है। जैसे ही शालिनी ये बात बोलती है, हॉल में बैठे सभी लोग उसे घूरने लग जाते हैं। शालिनी अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, मेरा मतलब है कि बस बन गई चाय। इसमें तारीफ की क्या बात है, कभी कभी अच्छी बन जाती है। युग तुरंत पूछ बैठता है, शालिनी तुम चाय अच्छी बना लेती हो ये तो ठीक है, पर तुम चाय कब से पीने लग गई? जितना मुझे पता है तुम तो कॉलेज में बस कॉफी पीती थी ना? शालिनी कुछ याद करते हुए कहती है, अच्छा मैं बस कॉफी पीती थी, पर मुझे याद क्यों नहीं? शालिनी सोच में डूब जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ याद करने का नाटक कर रही हो। कायर उसी वक्त झट से मजाक में बोल पड़ता है, तुम्हें याद कैसे होगा, आखिर तुम्हारी याददाश्त जो चली गई है। कायर शालिनी के साथ मजाक ही कर रहा था कि तभी उसकी नजर अभिमन्यु के कप पर पड़ती है और वो देखता है कि अभिमन्यु की चाय वैसी की वैसी थी। उसने चाय का एक घूंट तक नहीं पिया था। वो किसी सोच में खोया हुआ लग रहा था। कायर अभिमन्यु को टोकते हुए कहता है, ये क्या अभिमन्यु, तूने अभी तक चाय नहीं पी? तुझे शालिनी के हाथ की चाय पसंद नहीं आई क्या? अभिमन्यु मना करते हुए कहता है, नहीं यार, चाय तो शालिनी ने अच्छी बनाई है। शालिनी तुरंत बोल पड़ती है, फिर अभी तक पी क्यों नहीं अभिमन्यु? देखो सबने अपने कप की चाय खत्म कर दी है। अभिमन्यु दबी आवाज में कहता है, मैं कुछ सोच रहा था, बस उसी में खो गया, इसीलिए चाय का कप हाथ में है, ये ध्यान ही नहीं रहा। युग पूछता है, क्या सोच रहा था अभिमन्यु तू? अभिमन्यु जवाब देता है, बस यही कि ये अघोरी आखिर ग्रेवयार्ड कोठी क्यों आया था। कायर डरते हुए कहता है, यार तुझे क्या करना है ये जानकर कि अघोरी ग्रेवयार्ड कोठी क्यों आया था? छोड़ ना ये सब, एक बुरा सपना समझकर भूल जा। मैं तो अभी तक नहीं भुला पा रहा हूँ कल की रात को। अभिमन्यु कहता है, ऐसे कैसे भूल जाऊं कायर? हो सकता है कल की रात बस एक शुरुआत हो और आने वाले दिनों में इससे और बुरे दिन आने वाले हो। इसलिए हमारा जानना जरूरी है कि अघोरी ग्रेवयार्ड कोठी क्यों आया था, और अगर उसे यक्षिणी ने मारा है तो क्यों मारा है। हम इतने दिनों से यहाँ पर हैं, लेकिन उसने हम पर एक बार भी हमला नहीं किया। उसने अघोरी पर ही निशाना क्यों साधा? शालिनी भारी आवाज में कहती है, क्योंकि यक्षिणी उन्हीं को मारती है जो उसे नुकसान पहुंचाते हैं। अभिमन्यु शालिनी पर शक करते हुए पूछता है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो शालिनी कि यक्षिणी उन्हीं को मारती है जो उसे नुकसान पहुंचाते हैं? सदियों से है पुराना